हेलो गाइज, नमस्कार। आप लोगों को इको 024 यूट्यूब चैनल पर भरपूर स्वागत है। आप लोगों की चल रही होगी जीत की तैयारी। अब तक अपन लोग कक्षा 12वीं की विषय अर्थशास्त्र अध्याय 3, जिसमें उत्पादन एवं लागत संबंधित ये पार्ट तीसरा है, जिसमें अपन लोग बात करेंगे आज पैमाने के प्रतिफल की। पैमाना का प्रतिफल क्या होता है, पैमाना के प्रतिफल की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, इनकी क्या क्या परिभाषाएं होती हैं और इसका किस प्रकार से डायग्राम बनाया जाता है और किस प्रकार से इसकी तालिका का निर्माण किया जाता है, उसका आप लोग विस्तृत से आप लोग अध्ययन करेंगे। और यदि आप लोग इस YouTube चैनल पर नए हैं तो इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करावें, और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो शेयर व कमेंट जरूर करें। मैं आपका मित्र। अब आप लोग शुरू करते हैं पैमाने का प्रतिफल। पैमाने का प्रतिफल, इसका संबंध दीर्घकाल से है। इसका संबंध दीर्घकाल से है। अर्थात अपन लोगों ने पढ़ा था उत्पादन फलन दो प्रकार के होते हैं, अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन। अल्पकालीन उत्पादन का फलन, जिसमें अपन लोगों ने कल अध्ययन कर दिया था अगले वीडियो के अंदर, कुल उत्पादन, औसत उत्पादन, सीमांत उत्पादन। इसी प्रकार से आज ही बात करते हैं अपन लोग पैमाने का प्रतिफल अर्थात दीर्घकाल से। तो प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि पैमाने के प्रतिफल का संबंध है, तो अपन का उत्तर होगा दीर्घकाल से। अपन का उत्तर क्या होगा? दीर्घकाल से होगा। अब इसकी क्या परिभाषा होती है पैमाने के प्रतिफल की? पैमाने के प्रतिफल की क्या परिभाषा होती है? उत्पादन के सभी साधनों, जो मुख्य रूप से 5 हैं। उत्पादन के साधन: भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यमी और तकनीकी। उत्पादन के साधनों में या आगतों में या इनपुट्स में एक साथ समान अनुपात में परिवर्तन करने पर उत्पादन की मात्रा या निर्गत, उत्पादन की मात्रा या निर्गत या आउटपुट पर जो प्रभाव पड़ता है उसे पैमाना का प्रतिफल कहा जाता है। कहने का मतलब ये हुआ, उत्पादन के साधन जिसमें समान अनुपात में परिवर्तन करने से जो उत्पादन की मात्रा पर प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव को ही पैमाना का प्रतिफल कहा जाता है। पैमाने के प्रतिफल की मान्यताएं: पहली है, सभी साधन परिवर्तनशील हैं। अर्थात उद्यमियों द्वारा या उद्योग द्वारा या फर्म द्वारा जिस साधनों को काम में ले रहा है वो सब के सब परिवर्तनशील हैं। कोई भी साधन फिक्स नहीं है, सब के सब साधन परिवर्तनशील वेरिएबल्स हैं। दूसरी मान्यता है, तकनीकी में कोई परिवर्तन नहीं है। जिस समय पैमाने के प्रतिफल के नियम को लागू किया जाना है तो उस वक्त अपन को ये मान के चलना है कि तकनीकी टेक्नोलॉजी में किसी प्रकार का चेंजेज नहीं है। अगली मान्यता है, पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्थाएं पाई जाती हैं। बाजार के अंदर या फर्म के अंदर या उद्यमशीलता के अंदर से पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था है, न कि एकाधिकार की है, न कि एकाधिकारात्मक की अवस्था है। अवस्था किस प्रकार की है? पूर्ण प्रतियोगिता है। पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। इसके अंदर साधनों को बदलने की, आवागमन की किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता। अगला है, श्रम दिए हुए उपकरणों से कार्य करते हैं। श्रमिकों के पास जो औजार हैं
या जो उपकरण है उसके माध्यम से ही कार्य करते हैं। ये थी पैमाने के प्रतिफल की मान्यताएं। अगला है पैमाने के प्रतिफल की संभावनाएं। क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं पैमाने के प्रतिफल की? तो पहली संभावना है पैमाना का वर्तमान प्रतिफल। पहली संभावना है पैमाने का वर्तमान प्रतिफल, या फिर इसे कह सकते हैं बढ़ते पैमाने का प्रतिफल। इसे क्या कह सकते हैं? बढ़ते पैमाने का प्रतिफल। बढ़ते पैमाने का प्रतिफल। अब इसकी देखो क्या परिभाषा होती है वर्तमान या फिर बढ़ते पैमाने के प्रतिफल। जब उत्पादन के सभी साधनों की मात्रा में एक स्थिर अनुपात में वृद्धि करने पर या फिर बढ़ाने पर उत्पादन की मात्रा अर्थात निर्गत में अपेक्षाकृत अधिक आनुपातिक वृद्धि होती है, उसे वर्तमान पैमाना का प्रतिफल या बढ़ते पैमाने के प्रतिफल के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब ये हुआ, उत्पादन के साधनों में एक निश्चित अनुपात में परिवर्तन करने पर जो निर्गत प्राप्त होता है, जो उत्पादन की मात्रा प्राप्त होती है, उसमें आनुपातिक रूप से अधिक वृद्धि होती है, उसे बढ़ते पैमाने का प्रतिफल या वर्तमान पैमाने का प्रतिफल कहा जाता है। उदाहरण से देखिए, उत्पादन के जो साधन हैं या फिर जो इनपुट्स हैं, उस इनपुट्स के अंदर 10% की वृद्धि की, और जो उत्पादन की मात्रा है या जो आउटपुट है, आउटपुट में वृद्धि कितनी हो जाती है? 20% की। इसे अपन लोग वर्तमान पैमाने का प्रतिफल है, और इसमें लागतें घटती हुई प्राप्त होती हैं। लागत घटती हुई प्राप्त होती हैं। इसका जो ये डायग्राम है, दो साधन लिए गए हैं, एक भूमि है, श्रमिक है, दूसरा पूंजी है। ये अपन का वाई अक्ष है, ये अपन का वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है। यहाँ पर पूंजी रखी गई है और यहाँ पर श्रमिक को रखे गए हैं। जब श्रमिक की और पूंजी की मात्रा एक और 2 थी, तब उत्पादन हो रहा था 50 इकाई के बराबर। जैसे ही पूंजी की मात्रा 1 से बढ़ा के 2 कर दी गई और श्रमिक की मात्रा भी 2 से बढ़ा के 4 कर दी गई, तब उत्पादन होना चाहिए था 100 इकाई, किंतु उत्पादन क्या हो जाता है? 120 इकाई अर्थात अधिक होता है। और अगली यदि अपन लोग इतना का इतना उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, तो श्रम की कम मात्रा और पूंजी की भी कम मात्रा बढ़ा करके भी अपन लोग 50 इकाई की वृद्धि कर सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे जैसे उत्पादन बढ़ाते हैं, तो उत्पादन के साधन कम लगाते हैं और उत्पादन की मात्रा उतनी ही अनुपात में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार से इसका डायग्राम बनता है। यहाँ पर 50, फिर आप लोग लिख सकते हैं 100, फिर अपन लोग लिख सकते हैं 150, फिर अपन लोग लिख सकते हैं 200। अर्थात उतना ही अनुपात में वृद्धि करने के लिए उत्पादन की कम साधनों को लगाया जाता है। ये है वर्तमान पैमाने का प्रतिफल। दूसरी अवस्था है पैमाने का स्थिर प्रतिफल या समान पैमाने का प्रतिफल। इसे अपन लोग कह सकते हैं समान या स्थिर पैमाने का प्रतिफल। इसकी परिभाषा ध्यान रखना। परिभाषा है कुल उत्पादन मात्रा में वृद्धि उसी अनुपात में बढ़ती है
जिस अनुपात में उत्पादन के साधनों की मात्रा में वृद्धि की गई है। कहने का मतलब ये हुआ, जिस अनुपात में उत्पादन के साधनों में वृद्धि की गई है, उसी अनुपात में उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होती है। उदाहरण के तौर पर यदि उत्पादन के साधनों में या आगतों में या फिर आउटपुट्स के अंदर 10% वृद्धि की गई है, तो निर्गत में भी या फिर उत्पादन के मात्रा में भी 10% की वृद्धि हो, उसे स्थिर पैमाने का प्रतिफल या फिर समान पैमाने का प्रतिफल के नाम से जाना जाता है। इसका जो डायग्राम होगा, ये डायग्राम है, ये डायग्राम है। ये एक्स अक्ष है, सॉरी वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है। यहाँ पर अपन लोग एक्स लिखेंगे, यहाँ पर अपन लोग वाई लिखेंगे, यहाँ पर ओ लिखेंगे, यहाँ फिर पूंजी की मात्रा है, यहाँ फिर श्रमिक की मात्रा है। अब जब श्रमिक और पूंजी की मात्रा लगा करके कुल उत्पादन हो रहा था 50 इकाई, ये यहाँ पर होगा, आइसो काउंट वगैरह बोलते हैं इसे। और फिर जैसे ही इस इतना का इतना अपन को उत्पादन बढ़ाना है, तो उसी अनुपात में उत्पादन के साधनों में वृद्धि की जाएगी, उसी अनुपात में वृद्धि की जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा अपन का 50, फिर 100, फिर 150, फिर 200, अर्थात प्रत्येक वक्र के बीच समान दूरी है, किसी में भी कम ज़्यादा दूरी नहीं। जिस अनुपात में उत्पादन के साधनों में वृद्धि की है, उसी अनुपात में उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होती है। इसे स्थिर पैमाने का प्रतिफल कहा जाता है। तीसरा है पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल या घटता पैमाना का प्रतिफल। घटता पैमाने का प्रतिफल, घटते पैमाने का प्रतिफल, अर्थात परिभाषा हो जाएगी, जब उत्पादन की आगतों में या इनपुट्स में या उत्पादन के साधनों में की गई वृद्धि की तुलना में निर्गतों में आनुपातिक वृद्धि कम होती है। अर्थात जिस अनुपात में उत्पादन के साधनों में वृद्धि की गई है, उसी अनुपात में उत्पादन की मात्रा में वृद्धि नहीं हो, उसे घटते या फिर ह्रासमान पैमाने के प्रतिफल कहा जाता है। उदाहरण से देखिए, जब आगतों में वृद्धि की गई 10%, किंतु निर्गत में वृद्धि होती है 5%, इसे अपन लोग कहेंगे घटते पैमाने का प्रतिफल। इसका जो डायग्राम होगा, ये है अपन का डायग्राम होगा इसका, ये है वाई अक्ष, ये है एक्स अक्ष, वाई अक्ष, यहाँ पर ओ, यहाँ पर पूंजी या फिर श्रम रखी गई है। उत्पादन के साधनों का जो ये कॉम्बिनेशन था, वो यहाँ उत्पादन हो रहा था, दूसरे वक्र में उत्पादन यहाँ हो रहा है। अब इसके बीच की जो दूरी है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। इसके बीच की जो दूरी है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती ही जाएगी। ये था अपन का वर्धमान पैमाने का, घटती हुए पैमाने का प्रतिफल। यहाँ पर भी लिखेंगे 50, फिर 100, फिर 150, फिर आगे 200। उसी अनुपात में वृद्धि करने के लिए साधनों की अधिक मात्रा चाहिए, या फिर कह सकते हैं जिस अनुपात में साधन में वृद्धि की गई, उसे कम मात्रा में उत्पादन में वृद्धि होती है, उसे अपन लोग ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल कहा जाता है। ये थी तीनों अवस्थाएं पैमाने के प्रतिफल की। मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से भी और उदाहरण के माध्यम से भी बता दिया है। अब है पैमाने की प्रतिफल की मितव्ययताएं।
अर्थात पैमाना का जो अर्थात लागतें कम क्यों होती हैं, लागतें क्यों बढ़ जाती हैं, इनके प्रमुख क्या क्या कारण हैं, इसको मुख्य रूप से जो किफ़ायतें हैं दो भागों में बांटा जाता है। एक है आंतरिक मितव्ययता, दूसरी है बाह्य मितव्ययताएं। जो आंतरिक मितव्ययताएं होती हैं वो एक फर्म के लिए हो सकती हैं, किंतु जो बाह्य मितव्ययताएं होगी वो सभी फर्मों के लिए समान रूप से होती हैं। आंतरिक मितव्ययताएं या फिर किफायतें क्या क्या हो सकती हैं? पहली है श्रमिक या श्रमिकों की मितव्ययता। श्रमिकों के द्वारा जो उत्पादन किया जा रहा है उसमें पूर्ण रूप से 100% योगदान देकर के अधिक से अधिक उत्पादन दे रहे होते हैं। अर्थात श्रमिकों की कौशलता में श्रमिकों की कौशलता या कौशलता में वृद्धि हो जाती है। अर्थात श्रमिकों की कुशलता कुशलता बढ़ जाती है तो कम समय में अधिक से अधिक उत्पादन कर सकते हैं। इसे फर्म को मितव्ययता अर्थात उसको फायदा हो सकता है। दूसरा है पूंजी। जब कोई फर्म द्वारा अधिक अनुपात के अंदर पूंजी का निवेश करते हैं तब उस पूंजी के द्वारा निर्मित वस्तुएं कम पूंजी पर भी उत्पादित हो जाती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप लोग समझते होंगे, छोटा सा उदाहरण लेते हैं, जैसे कि समोसे हैं। जब समोसे का किसी एक व्यक्ति के द्वारा उसको खाने के लिए घर पर बनाया जाएगा तब उसकी लागत क्या होगी? ज़्यादा होगी। तब उस व्यक्ति के द्वारा उसको होलसेल दुकान से ही खरीदेगा। किंतु जब परिवार के अंदर कोई मांगलिक कार्यक्रम होगा उस वक्त जो मिष्ठान या फिर समोसे जिसका भी बनाया जाएगा, निर्माण किया जाएगा, वो घर पर बनाएगा। क्योंकि अधिक मात्रा में जब किसी का निर्माण किया जाएगा तब उस पर आने वाली लागत कम हो जाएगी, क्योंकि साधनों का अधिकतम प्रयोग हो जाएगा। इस कारण अधिक पूंजी मितव्ययता भी अधिक होगी। अगला है विपणन अर्थात भंडारण। विपणन अर्थात भंडारण। यदि किसी को स्टॉक रखने की क्षमता जिसके पास में पर्याप्त मात्रा में होगी वो उसको कच्चे माल का स्टॉक कर सकता है और उत्पादित वस्तुओं के लिए वो मितव्ययता फर्म प्राप्त कर सकती है। उदाहरण के तौर पर जब किसी व्यक्ति या फिर फर्म द्वारा आलू की चिप्स बनाना चाहते हैं, जब आलू की फसल कटाई होती है उस वक्त वो अधिक मात्रा में स्टॉक करके और ऑफ सीजन जब आलू की फसल का उत्पादन नहीं होगा तब भी वो उसे कम कीमत पर खरीदी गई साधन से अधिक उत्पादन करके मितव्ययता प्राप्त कर सकता है। अगली मितव्ययता है प्रबंधन। यदि किसी का मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा होगा तो उस फर्म की लागतें भी कम आएगी। और अगली है जोखिम। जो व्यक्ति अधिक जोखिम भरे कार्य करते हैं उसको बेनिफिट भी ज़्यादा होगा। ये अर्थशास्त्र का नियम भी है। अब है बाह्य मितव्ययताएं। ये किसी एक फर्म को न होकर के सभी फर्मों को एक साथ इस मितव्ययता का फायदा होता है। तकनीकी मितव्ययता। जब बाजार के अंदर नवीन तकनीकी की मशीनों का निर्माण होगा तब वह उस वस्तु का जो निर्माण किया जाएगा कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन करना संभव है। सूचना। यदि किसी भी जानकारी को, टेक्नोलॉजी को समय पर सूचना इधर उधर प्रोवाइड हो जाती हैं उससे भी मितव्ययता बढ़ती है। यातायात। अब जब अच्छे यातायात का निर्माण होगा, सड़क है, रेल परिवहन, जल परिवहन, तब उसे कम लागत पर यातायात परिवहन का भुगतान होगा, तब उस फर्म को अधिक से अधिक लाभ हो सकता है। उदाहरण के तौर पर जैसे जल संसाधन है तो उस किसी फैक्ट्री के आसपास से या फिर फर्म के आसपास से उसका निर्माण हो जाए तब उसे एक जगह से दूसरे जगह तक माल का लाने व ले जाने का लागत कम हो जाएगी, उसे उस फर्म की मितव्ययता में वृद्धि हो जाएगी। अगला है प्रशिक्षण। यदि कर्मचारियों को अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त हो
स्किल्ड श्रमिक हो, लेबर हो, तब वो अधिक से अधिक उत्पादन कर सकते हैं। जैसे सरकार द्वारा सभी व्यक्तियों को शिक्षा दी जा रही है, तो शिक्षित व्यक्ति कम समय में अधिक कार्य करने में सक्षम हो सकता है और कम समय में उस कार्य को सीखने में भी सक्षम हो सकता है। अगला है वित्त प्रबंधन या फिर वित्तीय सहायता। यदि सरकार द्वारा किसी फर्म को वित्त से संबंधित सहायता प्रोवाइड करवाती हैं, तो उसे वो अधिक से अधिक उत्पादन करने में सक्षम हो सकता है। ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि पैमाने की मितव्ययता की किफ़ायतों को बताइए। तो ये एक आंतरिक मितव्ययता है, एक बाह्य। इसमें ये विशेष ध्यान रखना, आंतरिक मितव्ययता किसी एक फर्म के लिए हो सकती है या फिर एक उद्योग के लिए हो सकती है, किंतु बाह्य मितव्ययता किसी एक उद्योग के लिए न होकर के उद्योग उद्यमी अर्थात उत्पादन करने वाले सभी व्यक्तियों को समान रूप से ये मितव्ययता प्राप्त होगी। अब अपन लोग देखते हैं जो उत्पादन के पैमाने के प्रतिफल पड़ा है, बढ़ते पैमाने के प्रतिफल, स्थिर पैमाने के प्रतिफल, घटते पैमाने के प्रतिफल। इसको एक सारणी के द्वारा उदाहरण से समझते हैं। ये उत्पादन की साधनों की इकाइयां हैं, 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई, ये उत्पादन होगा। इसमें ये साधनों की मात्रा है, 1 श्रमिक की मात्रा, 2 एकड़ भूमि है। जब किसी इनका जब कॉम्बिनेशन बैठाया जाएगा, टोटल प्रोडक्शन होगा 8 इकाई और मार्जिनल प्रोडक्शन भी होगा 8 इकाई। जब उत्पादन के साधन श्रमिकों की संख्या बढ़ा के 2 कर दी गई और भूमि की को भी 4 इकाई कर दी गई, तब टोटल प्रोडक्शन प्राप्त होता है 17 इकाई और मार्जिनल प्रोडक्शन प्राप्त होता है 9 इकाई। और फिर इसको दुगना और 1 इकाई, 2 इकाई वृद्धि की जाती है, श्रमिक की इकाई कर दी जाती है 3 और भूमि को कर दिया जाता है 6 एकड़। तब टोटल प्रोडक्शन होता है 27 और मार्जिनल प्रोडक्शन होगा अपन का 10। अर्थात उत्पादन बढ़ता ही जा रहा है। जिस अनुपात के अंदर साधनों में वृद्धि कर रहे हैं, उसे अधिक अनुपात के अंदर कुल प्रोडक्शन में वृद्धि हो रही है, सीमांत उत्पादन में वृद्धि हो रही है। तब इसे कहा जाता है बढ़ते पैमाने का प्रतिफल। अब आप लोग 100 इकाई देखिए, श्रमिक की 4 इकाई और जमीन 8 एकड़, टोटल प्रोडक्शन होता है 38 इकाई और मार्जिनल प्रोडक्शन होता है 11। उनके बाद जब श्रमिक की 5 इकाई, जमीन के वापस 10 एकड़, टोटल प्रोडक्शन होता है 49। जब एक अतिरिक्त इकाई में वृद्धि की गई है, तब भी उसका मार्जिनल कितना है, 11 इकाई है। तब यहाँ पर ये जो 2 हैं 11-11, यहाँ पर होगा अपन का स्थिर पैमाने का प्रतिफल। और इसी प्रकार से 6, 7, 8 और 12, 14, 16 इकाई वृद्धि करेंगे, तब जो मार्जिनल प्रोडक्शन है उसमें कमी हो रही है, इसे कहा जाएगा घटते पैमाने का प्रतिफल। लागतों का ध्यान रखना, जब बढ़ते पैमाने का प्रतिफल होगा जब लागत की दर घटती होगी, लागत की दर घट रही होगी, और जब स्थिर पैमाने का प्रतिफल होगा तब लागत भी स्थिर होगी। और जब बढ़ती पैमाने की घटते पैमाने का प्रतिफल होगा तब लागत बढ़ रही होगी। ये था अपन का सारणी के माध्यम से बढ़ते पैमाने का प्रतिफल, घटते पैमाने का प्रतिफल, स्थिर पैमाने का प्रतिफल। अभी कुछ सामूहिक रूप से इसका आप लोग ग्राफ बना सकते हैं तीनों ही अवस्थाओं का। ये है अपन का y अक्ष, ये है x अक्ष, यहाँ पर रखी गई है पूंजी, यहाँ पर रखी गई है श्रम की मात्रा, यहाँ पर ये है बढ़ते पैमाने का प्रतिफल बताना है,
तब प्रत्येक वक्र के बीच की दूरी क्या करनी है अपन को, कम करनी है। और स्थिर पैमाने का प्रतिफल अपन को जब बताना है तो प्रत्येक वक्र के बीच समान दूरी होगी। और यदि अपन को घटते पैमाने का प्रतिफल बताना है तो इसके बीच की दूरी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ये सामूहिक रूप से आप लोग जब बनाते हैं तब इसका डायग्राम ध्यान रखना इस प्रकार का होगा। इसके अंदर तो अपन को दूरी क्या करनी, घटानी है। इसके अंदर दूरी क्या रखनी, समान रखनी है। और जब घटते पैमाने का प्रतिफल हो तब इसके अंदर अपन को दूरी क्या करना है, बढ़ाना है। ये आप लोग ध्यान रखना। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। आप लोगों का एक बार फिर से इको 024 यूट्यूब चैनल पर भरपूर स्वागत। जय हिंद, जय भारत।